स्वागत है हमारे डेली क्लासेस के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। और आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का द सेंटेंस। आज हम लोग सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे और अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपका सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सेंटेंस का डेफिनेशन जो है होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एट लीस्ट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का एक समूह जो एक पूरा अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कहलाने के लिए शर्त है कि शब्दों का जो समूहन होता है, जो ग्रुपिंग होता है, उससे एक पूरा अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है पहले से। जैसे फर्स्ट है राम गोइंग टू मार्केट। इसमें चार शब्द हैं, राम गोइंग टू और मार्केट। इससे अर्थ मेरा निकल रहा है, एक पूरा अर्थ निकल रहा है, राम बाजार जाता है, तो ये सेंटेंस होगा। सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिया है वो है इज ही नॉट रीडिंग। क्या वह नहीं पढ़ रहा है? तो ये भी एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है। इसमें भी चार शब्द हैं, तो चारों मिलकर एक पूरा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसे भी सेंटेंस कहेंगे। कम हियर, यहाँ आओ, तो ये भी एक पूरा अर्थ दे रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है और बोलचाल की भाषा में ज्यादातर इंपेरेटिव सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। चौथा जो एग्जांपल मैंने लिया है मे आई बी अ किंग, मैं एक राजा बन जाऊं। तो अपनी इच्छाओं को भी इंसान सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करता है और ये है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एग्जांपल। पांचवा जो एग्जांपल है हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है वह। तो ये तारीफ करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस का हम यूज करते हैं वो जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये पांच एग्जांपल्स हैं और आगे हमको पढ़ना भी है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना है पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लें, उसके बाद सेंटेंस का एग्जांपल से इसको समझ लें। अगर ऐसा से आ जाए शब्दों का समूह, अगर हम ऐसा लें इज सी अ, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। या ऐसा ले ले अ सी रन, तो ऐसा भी ये निरर्थक है। ये जो ग्रुपिंग है निरर्थक है, सेंसलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो इस तरीके का जो चीज है इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ग्रुपिंग जो है वह सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उससे कम से कम एक पूरा अर्थ निकले तभी सेंटेंस होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस के प्रकार। तो सेंटेंस के पांच प्रकार होते हैं, पांच भेद होते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये पांच तरह के सेंटेंस संभव है। इन पांच तरह का सेंटेंस का प्रयोग हम अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं, अपनी लेखनी में करते हैं। तो इन्हें हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में और कैसे पहचानेंगे असर्टिव सेंटेंस को, कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव को और अन्य जो सेंटेंसेस है उसकी क्या पहचान है, तो इसका हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पहला पढ़ा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इस पर आधारित कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान, असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए दो तरीके हैं। सेंटेंस की शुरुआत हम देखें कैसे हो रहा है, सेंटेंस का अंत कैसे हो रहा है, या स्ट्रक्चर से ही पहचान सकते हैं। तो पहचान में है स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट and ends with full stop, ends with full stop। यानी असर्टिव सेंटेंस की पहचान है इसका प्रारंभ होता है सब्जेक्ट से और अंत होता है फुल स्टॉप से। और इस सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो सकता है? तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या दोनों के इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट या प्रोनाउन इक्विवेलेंट। और फुल स्टॉप से आप परिचित हैं, तो फुल स्टॉप जैसे एक फुल स्टॉप हो गया, एक फुल स्टॉप हो गया, तो अंत होगा फुल स्टॉप से। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है। कभी कभी क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो वही मेन वर्ब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग
फुटबॉल, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को चुनने का तरीका क्या है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। मेन वर्ब के साथ व्हाट और whom क्या किसी जोड़कर क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट सॉरी फुटबॉल। ही प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो क्वेश्चन करेंगे क्या खेल रहा है, तो आंसर आएगा फुटबॉल, यानी फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट होगा। आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई और अंत फुल स्टॉप से। तो इस तरह के जो इस स्ट्रक्चर पे जो भी सेंटेंस आएगा उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। सेकंड जो टाइप था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस का सेकंड जो टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है यस नो इंट्रोगेटिव, और सेकंड होता है WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव की पहचान है स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग कब होता है ये भी समझ लेना है। जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, यानी जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तब हम यस नो इंट्रोगेटिव का प्रयोग करके उसका अनुवाद बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसका है हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल मैं इस पे बेस्ट लेता हूं। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो यस नो इंट्रोगेटिव का ही होगा। तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब होगा आपका इज, ही हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब का कार्य करेगा प्लेइंग और ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट हमने समझा यस नो इंट्रोगेटिव। सेकंड जो है WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है ये समझेंगे। पहचान है स्टार्ट्स विथ WH क्वेश्चन वर्ड्स एंड ends with क्वेश्चन मार्क। यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत WH क्वेश्चन वर्ड से होता है और अंत क्वेश्चन मार्क से होता है। WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या है? WH क्वेश्चन वर्ड्स है आपका व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, whom, वेयर एक्सेट्रा। इन सभी को WH क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। तो पहचान में आपने क्या देखा कि WH इंट्रोगेटिव की पहचान है इसका शुरुआत WH क्वेश्चन वर्ड से होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। प्रयोग इसका कैसे करेंगे, प्रयोग को समझ लेना है। जब, क्या, क्यों, कैसे इत्यादि का प्रयोग हिंदी वाक्य के बीच में हो, हिंदी वाक्य के बीच में हो। जब क्या क्यों कैसे इत्यादि का प्रयोग हिंदी वाक्य के बीच में होगा तब हम लोग उसका अनुवाद WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर बनाएंगे।
WH इंट्रोगेटिव की पहचान प्रयोग आप सीख चुके हैं। तीसरा है इसका स्ट्रक्चर। WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा इसे समझना है। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा WH कैप्शन वर्ड्स, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस कैप्शन मार्क। ये जो स्ट्रक्चर है WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स का है। इसका आधारित एग्जांपल कुछ लेंगे, जैसे वह क्यों दिल्ली जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, प्रयोग में मैंने बताया कि जब क्या क्यों कैसे इत्यादि का प्रयोग हिंदी वाक्य के बीच में हो तब WH इंट्रोगेटिव का प्रयोग करके उसका अनुवाद बनाएंगे। तो क्यों के लिए WH क्वेश्चन वर्ड्स वाई आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वाई, है के लिए इज हेल्पिंग वर्ब आता है इज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो हो जाएगा इसका अनुवाद वाई इज ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों जा रहे हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड्स का कार्य यहाँ पे वाई किया, हेल्पिंग वर्ब का कार्य इज कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य ही कर रहा है, मेन वर्ब का कार्य गोइंग कर रहा है और एक कॉम्प्लीमेंट का कार्य टू दिल्ली कर रहा है। यानी ये हो गया आपका WH क्वेश्चन वर्ड्स, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये था WH इंट्रोगेटिव। और इस तरीके से आपने दोनों सीख लिया और यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है। दो भेद होते हैं, एक्सटर्नल इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तीसरा भेद था, मैंने आपको शुरू में ही बताया है, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को भी हम ऐसे ही पहचानने का प्रयास करेंगे, कितने अर्थों में इसका इन होता है और किस अर्थ में इसकी क्या पहचान है, स्ट्रक्चर और एग्जांपल भी इसका हम कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है चार अर्थों में प्रयोग में आता है। सबसे फर्स्ट है ऑर्डर, सेकंड एडवाइस, थर्ड रिक्वेस्ट और फोर्थ फॉरबिड। ये चार अर्थों में इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो चारों अर्थों में हम इसकी पहचान को भी समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसके उदाहरण को समझेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही पहचान है, स्ट्रक्चर देखते ही आप पहचान लेंगे कि कैसा अर्थ दे रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वह होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और अंत में फुल स्टॉप। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप से होता है। एग्जांपल इसका है गो देयर, इसमें सामने वाले को कहा जा रहा है वहां जाओ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ओमिट रहता है और ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि ये सारी बातें जो है सामने वाले पे लागू होती है। ऑर्डर भी हम सामने वाले को ही देते हैं, एडवाइस सामने वाले को देते हैं, रिक्वेस्ट भी सामने वाले से करते हैं, फॉरबिड माना भी किसी को सामने वाले को ही करते हैं। तो इसका सब्जेक्ट जो है यू होता है जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने लिखा ऑर्डर के सेंस में इसका स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, एग्जांपल गो देयर, वहां जाओ। तो कहा जा रहा है सामने वाले को, यानी यू गो देयर, लेकिन यू कहने की जरूरत नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसकी शुरुआत अफर्मेटिव इंपेरेटिव की शुरुआत हमेशा V1 से होता है। फॉरवर्ड के सेंस में इसका शुरुआत डोंट या नेवर से होता है। और ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर और एडवाइस में कभी कभी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एडवाइस का भी जो स्ट्रक्चर है ये है V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और अंत में फुल स्टॉप। इसका एग्जांपल है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय से खाएं। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये डॉक्टर अगर पेशेंट को कहेगा तो ये ऑर्डर एडवाइस माना जाएगा, लेकिन अगर माँ या पिताजी अपने बच्चे को कहेंगे तो इस ऑर्डर हम मान सकते हैं। तो ऑर्डर एडवाइस में कंफ्यूजन हो तो आप किसी एक को मान के आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे गलती भी नहीं होगी। तो एडवाइस के सेंस में जनरली आपको समझना होगा सेंटेंस को देख के कि
कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, तो उस आधार पे हम ऑर्डर और एडवाइस का निर्णय करते हैं। और स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, अंत में दोनों के फुल स्टॉप ही रहेगा रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट के सेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग जो होगा उसको पहचानने का बिल्कुल यूनिक तरीका है। इसके शुरुआत सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्लीज या काइंडली होगा, तो शुरू में जब प्लीज या काइंडली होगा तो उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद प्लीज या काइंडली, उसके बाद फुल स्टॉप। तो दो तरीके हैं। प्लीज या काइंडली अगर सेंटेंस में दिख गया तो वो रिक्वेस्ट के सेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे इसका एग्जांपल है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो जब ऑर्डर एडवाइस वाले सेंटेंस में भी जब प्लीज या काइंडली लगा देते हैं शुरू में या अंत में, तो वह रिक्वेस्ट के सेंस में बदल जाता है। प्लीज हेल्प मी, या इसको लिखने का दूसरा तरीका है हेल्प मी, उसके बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे प्लीज, उसके बाद फुल स्टॉप। इंपेरेटिव सेंटेंस का अंत जो होता है किसी भी सेंस में हो फुल स्टॉप से ही होता है। तो प्लीज या काइंडली देख के आपको समझना होगा वो रिक्वेस्ट के सेंस में यूज किया गया है। अब लास्ट जो बचा है ये है फॉरबिड। तो फॉरबिड की पहचान बहुत ही आसान है। इसकी शुरुआत जो है फॉरबिड के सेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान, तो शुरुआत होता है स्टार्ट्स विथ डोंट ऑब्लिक नेवर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर इसका होगा डोंट ऑब्लिक नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। इस पे आधारित एग्जांपल को हम इधर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तार को मत छुओ, तो इसका एग्जांपल होगा डोंट टच द वायर। अभी लेट मत हो, नेवर बी लेट। तो आप कंपैरिजन करेंगे, डोंट से शुरू है, उसके बाद V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। नेवर से शुरू है, उसके बाद V1 का कार्य कर रहा है बी, इधर ये भी वर्ब ही है। तो डोंट और नेवर से शुरू होने वाला सेंटेंस और जिसका अंत फुल स्टॉप से हो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और उस अर्थ जो देगा वो फॉरबिड का अर्थ देगा। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना। तो डोंट और नेवर का प्रयोग हम मना करने के लिए ही करते हैं। सेंटेंस का चौथा जो भेद है ए है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है स्टार्ट्स विथ मे एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू होता है मे से और अंत होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। इसका प्रयोग चार अर्थों में होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग चार अर्थों में होता है। फर्स्ट है विश, सेकंड ब्लेस, थर्ड कर्स, फोर्थ है प्रे। ये सेंटेंस को देखकर आपको समझना होगा कि कब किस का सेंस निकल रहा है, विश का है या ब्लेस का है या कर्स का है या प्रे का है। जैसे हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं और वह विश का सेंस देता है। जैसे मैं एक राजा बन जाऊं, मे आई बी अ किंग, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो एक्सेप्शनल केस में गैप भी हो सकता है। तो आपको देखना होगा सेंटेंस को और अर्थ को समझ के आपको समझना होगा कि वो कौन सा सेंटेंस है। तो जनरली में रहता ही है ब्लेस के अर्थ में। ब्लेस सामने वाले को आशीर्वाद देते हैं। जैसे मे यू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आप एक सफल इंसान बन जाए। मे यू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, इसमें सामने वाले को आशीर्वाद दिया जा रहा है
कर्स किसी को श्राप देना होता है, जैसे मे यू डाई ऑफ कॉलरा, श्राप दिया जा रहा है तुम्हें कॉलरा हो जाए, तुम कॉलरा से मरो। ये कर्स का सेंस दे रहा है। प्रे के अर्थ में जैसे मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। तो इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान राजा की रक्षा करे। तो ये चार अर्थों में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। शुरुआत में से होती है और अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से। यानी अगर हम स्ट्रक्चर के अनुसार देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो स्ट्रक्चर पे आपको विशेष ध्यान देना है और इसी स्ट्रक्चर पे आधारित सभी उदाहरण भी हैं। सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग कई अर्थों में होता है और इसकी पहचान जो है, पहचान मैं आपको बता देना चाहूंगा। पहचान एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंत होता है। तो अभी आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसका अंत भी एक्सक्लेमेशन मार्क से था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंत भी एक्सक्लेमेशन मार्क से हो रहा है। तो हम कैसे समझेंगे कौन सा सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी? तो आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है, यानी वैसा सेंटेंस जो मे से शुरू हो रहा हो और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। और वैसा सेंटेंस जिसमें मे नहीं हो लेकिन अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इसमें कुछ मैंने लिख रखा है, जैसे जॉय, जॉय का अर्थ होता है हर्ष, उल्लास, सौरो, दुख, रिग्रेट, अफसोस, सरप्राइज, आश्चर्य, एंगर, क्रोध, अपलॉज, प्रशंसा और कंटेम्प्ट, घृणा। तो ये अनेक अर्थों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं और इसका एग्जांपल हम बारी-बारी से समझेंगे और किस एग्जांपल से क्या अर्थ निकल रहा है समझने का प्रयास करेंगे। जैसे व्हाट अ प्लेस इट इज, आप कहीं जा रहे हैं और एकाएक आपने सेंटेंस बोला व्हाट अ प्लेस इट इज, बहुत सुंदर जगह दिखे, तो उसके लिए कहेंगे व्हाट अ प्लेस इट इज, यानी इसका हिंदी होगा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल। इसका जो असर्टिव होगा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे इसका अर्थ जो आ रहा है यह सरप्राइज का अर्थ आ रहा है। आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं किसी सुंदर जगह को देखकर। उसके बाद है व्हाट अ फूल आई वाज, कितना बेवकूफ हूं था मैं, कितना बेवकूफ था मैं। तो यहाँ पे आप अफसोस जता रहे हैं, यहाँ पे आपका अर्थ जो निकल रहा है इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से वह पश्चाताप का, रिग्रेट का है। उसके बाद है हम किसी को डांटते हैं तो बोलते हैं नॉनसेंस, तो नॉनसेंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये इससे आपका एंगर का सेंस निकल रहा है। किसी की तारीफ करते हैं, कोई बहुत बेहतरीन करता है तो हम कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छे, तो ये हम उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो ये आपका अपलॉज का सेंस देगा, प्रशंसा का सेंस देगा। आप कहीं जा रहे हैं और बहुत ही गंदा लड़का दिखे जिसको देख के आप नाक मुंह चढ़ाने लगे, तो आप समझिए कि आपको घृणा हो रहा है उससे, तो ये आपका कंटेंट का अर्थ दे रहा है। आपको गंदगी दिखाई देती है तो आप खाई खा कहते हैं, बोलते छी छी राम राम, तो ये वही है, भी कंटेंट का अर्थ दे रहा है, घृणा का अर्थ दे रहा है। और सातवां है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। ये जो वर्ड्स है ये बता रहा है कि यह जॉय का सेंस दे रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग कई अर्थों में होता है और हर अर्थ में आपको वर्ड्स को देख के पहचानना होगा कि वह क्या अर्थ दे रहा है। और इस तरीके से सेंटेंस चैप्टर समाप्त हुआ और आप सेंटेंस पे आधारित एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, उसको पहचानने का तरीका सीखें, क्योंकि सेंटेंस आगे जब हम पढ़ेंगे वॉइस या नरेशन तो रूल्स को बांटेंगे सेंटेंस के अनुसार और टेंस के अनुसार। तो आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए और उस वक्त आपको सेंटेंस पहचानने आना चाहिए। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशंस के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उसको आप तभी अच्छे से बना पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी एक्सरसाइज है तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब आपको सेंटेंस का समझ होगा। आप सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, सेंटेंस को अच्छे से पहचान पाएंगे, स्ट्रक्चर को अच्छे से पहचान पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।